बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो हर एक वीडियो होगा उसमें हम नियरली 5 क्वेश्चंस को 5 एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक कंसर्न होगा उस वीडियो का। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री में अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी उनके एमसीक्यूज़। ठीक है, डिटेल्ड सॉल्यूशंस होंगे पीडीएफ में और अवेलेबल है काफ़ी डिटेल्ड में। ठीक है, यहाँ पे हम जितना हो सकेगा उतना पॉसिबली डिस्कस कर लेंगे, वीडियो को बिना लंबा खींचा जाता। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, आर करेक्ट। क्लियर। सबसे पहले स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होता है, ये चीज़ हमें देखनी होगी। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और कितने होते हैं। ठीक है, ये सब बातें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की थोड़ी सी। क्लियर। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एक सेल के अंदर, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में आपको कई सारे हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। ठीक है, मोर देन 300 अमाइनो एसिड्स लेट। क्लियर। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये सारे के सारे प्रोटीनोजेनिक नहीं होते। ठीक है, यानी ये सारे के सारे प्रोटीन्स फॉर्म नहीं करते। ठीक है। अब इनमें क्या होता है, इनमें 22 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के टाइम पर, यानी जो ट्रांसलेशन के थ्रू, जिसमें राइबोसोम का यूज़ करता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है बच्चा? ट्रांसलेशन में डीएनए है हमारे पास, डीएनए का एमआरएनए फॉर्म किया डीएनए से हमने। ठीक है, फिर हमने प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, राइबोसोम की मदद ले रहे हैं। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए आएगा, टीआरएनए आएगा ना, ये कोडोन्स लेकर आ रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है, उसके थ्रू हमने ट्रांसलेशन के थ्रू हमने प्रोटीन फॉर्म कर दिया। अब इन प्रोटीन में फॉर्म करने के बाद, ठीक है, ये जो प्रोटीन फॉर्म होते हैं ये जिन अमाइनो एसिड से मिलकर हमने प्रोटीन फॉर्म किया वो कौन से कितने होते हैं? वो 22 होते हैं। ठीक है, यानी इन 22 अमाइनो एसिड्स को डिफरेंट स्पेसिफिक कोडोन्स जो है वो कोड करते हैं। ठीक है, जो एमआरएनए कैरी करके आता है। क्लियर। अब क्या होता है इसके बाद, इन अमाइनो एसिड्स को हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहते हैं या फिर कहेंगे प्रोटीनोजेनिक। क्लियर बच्चा। अब क्या होता है, अब इन प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन होने के बाद हम क्या करते हैं, कई बार पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रोटीन्स फॉर्म हो गए, स्टैंडर्ड प्रोटीन्स जो है, स्टैंडर्ड प्रोटीन्स में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, इनमें हम छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, तो इनसे हम डेरिवेटिव्स फॉर्म करते हैं। क्लियर। तो वो क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। तो उसके थ्रू क्या फॉर्म करते हैं, उसके थ्रू जो वो फॉर्म करते हैं क्या नाम है, प्रोटीन्स फॉर्म करता है, उसमें नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोसेस हुआ है, जो कोड, जो हमारे कोडोन्स होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, वो जो कोड कर रहा है अमाइनो एसिड्स को जिनसे प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू, वो सिर्फ 22 अमाइनो एसिड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के जो ये रिमेनिंग हंड्रेड्स पाए जाते हैं ये बाकी नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्लियर बच्चा। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं जो 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं। यूजुअली हम कई बुक्स में पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स 20 हैं। ठीक है, कौन कौन से, जो यहाँ पर इस चार्ट के अंदर सारे दिए गए हैं, ये जो वाला चार्ट है इस सब में हमने उन्हीं को लिया है। क्लियर। तो ये 20 अमाइनो एसिड्स तो ये हो गए, बट 21 एंड 22 अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, मतलब ये 2 प्लस में और भी ऐड किए गए हैं। ठीक है 21 कौन सा है, सिलेनोसिस्टीन। ठीक है, और 22 कौन सा है, पायरोलाइसिन, ये रहा पायरोलाइसिन। ठीक है, अब हम कैसे ये प्रूव करें कि भाई ये जो है ये डेरिवेटिव नहीं है, यानी ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर हम नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की बात करें बच्चा, तो हमने क्या बात की कि डेरिवेटिव्स हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है। तो जैसे प्रोलीन का डेरिवेटिव हो गया 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन, डेस्मोसाइन हो गया लाइसिन का डेरिवेटिव, एन फॉर्मल मिथ्योनिन का डेरिवेटिव हो गया। तो ये सारे क्या है, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है। ठीक है जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से बने हैं। क्लियर। इन्हें कोई कोडोन्स कोड नहीं कर रहा है, इन्हें कोई जेनेटिक कोड्स कोड नहीं कर रहा है। ठीक है तो अगर हम, जबकि हमने बात क्या करी कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में क्या है कि उन्हें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, कोडोन्स जो एमआरएनए कैरी करके लाता है, वो कोड कर रहा है। तो मतलब इन हर एक अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक कोडोन है जो इन्हें कोड कर रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर सिलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन हमारे, हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, तो इन्हें भी कोई ना कोई कोडोन कोड करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जो सिलेनोसिस्टीन होता है वो सिस्टीन के सिमिलर है। ठीक है, कैसे, इसमें सल्फा हाइड्रोल ग्रुप की जगह यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट होता है सिस्टीन में, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो। ठीक है, तो
तो उसकी जगह हमने सेलेनियम रख दिया, तो क्या बनेगा हमारा सेलेनोसिस्टीन। अभी ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, बिकॉज इसे एक स्पेसिफिक कोडोन जो यूजीए होता है स्टॉप कोडोन वो कोड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही पायरोलाइसिन को कौन कोड करेगा, यूएजी, ठीक है। ये किसके सिमिलर है, लाइसिन के सिमिलर है, ठीक है। देख तो ये वाली बात होगी हमारी, ये हमारे स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का हमें आइडिया हो गया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ क्या है, लाइसिन जो होगा, लाइसिन के पास जो साइड चेन होगी, ठीक है। अब इसके लिए भी थोड़ा सा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो यार दे रखा है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का, ठीक है। एक अमीनो एसिड में क्या होगा कि एक अल्फा कार्बन से COH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। आप इसे H कर लो अभी, कार्बोक्सिल ग्रुप। एक एमोनिया ग्रुप प्रेजेंट है जिसे हम NH2 से अभी शो कर सकते हैं। अभी आप चार्ज को कंसिडर मत करो, जब हम टाइट्रेशन अभी स्टडी करेंगे थोड़ी देर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ले सकते हो। अभी एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, और एक डिस्टिंक्टिव साइड चेन है। अब ये जो पार्ट है, ये सॉरी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सब अमीनो एसिड्स में सेम होगा। अगर हम इन अमीनो एसिड्स की बात करें, इसके अंदर ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। तो चेंज क्या आ रहा है, हर बार चेंज आ रहा है इस चेन में, ये जो डिस्टिंक्टिव साइड चेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है बच्चा, वो कह रहा है कि जो लाइसिन नाम का अमीनो एसिड है उसके अंदर साइड चेन में आपको क्या मिलेगा, ब्यूटाइल अमोनियम आयन, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने लाइसिन का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है हमें, ये हमारा देखो ये 3 यहाँ पर दे रखे हैं हमने, पॉजिटिवली चार्ज साइड ग्रुप्स है, लाइसिन आर्जिनिन, सॉरी हाइड्रोजन आर्जिनिन लाइसिन, ठीक है। तो इनमें देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है बच्चा, ये कॉमन है दोनों तीनों के अंदर, ठीक है। ऐसे सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर कॉमन स्ट्रक्चर रहता है। जो चीज़ चेंज आएगी, जिस चीज़ के अंदर चेंज आएगा, वो चेंज किस चीज़ के अंदर आएगा, वो चेंज आएगा उनके साइड चेन में, वो चेंज आएगा उनकी साइड चेन में, ठीक है। तो जैसे ये आपको सबके अंदर साइड चेन डिफर दिख रही है जो हमने अभी बात करी। अब हम बात करते हैं लाइसिन की। लाइसिन में हमने क्या कहा बच्चा, साइड चेन में आपको ब्यूटाइल अमोनियम आयन मिलेगा। तो देखो ब्यूटाइल किसके लिए कहा गया, ब्यूटाइल ये जो कार्बन है 4 इनके लिए कहा गया, फिर लास्ट में क्या है अमोनियम आयन, ठीक है। तुम्हारा जो पहला वाला कहा गया, जो हमारा ये पहले वाला P ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। तो हमने कहा A भी सही हो सकता है। इसमें इस जो हम ये स्टडी कर रहे हैं इसमें हम सारे ऑप्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ ये नहीं होगा कि आंसर निकाल रहे हैं, क्लियर। तो इसके थ्रू में P जो हमारे स्टेटमेंट है वो डिस्कस हो गई हमारी। तो हमने कहा P सही है, तो P सही है तो B ऑप्शन नहीं हो सकता और D ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। या तो A ऑप्शन होगा फिर C ऑप्शन होगा। अब कायदे में फिर क्या है कि हम पहले R या S को स्टडी करें, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर क्या है, क्लियर। तो ये कह रहा है कि जैसे S को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर R को ले लेते हैं, R वाले ऑप्शन को। तो R में हम क्या कह रहे हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो जेनेटिक कोड है यानी जो कोडोन्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ कितने अमीनो एसिड स्पेसिफाई करता है, कोड करता है, सिर्फ जो 22 अमीनो एसिड्स हैं। यानी ट्रांसलेशन से सिर्फ 22 अमीनो जो कहना चाहिए मेरे को, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे हैं उनमें सिर्फ 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं उन प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए। और उन 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को ही ये जो कोडोन्स हैं ये कोड करते हैं यानी स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। बाकी के जो अमीनो एसिड्स हैं उन्हें, जो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उन्हें जो कोडोन्स होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वो कोड नहीं करते, ठीक है। यही बात लेके हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो R भी सही है। जब R सही होगा तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बट हमें समझना है कि ऑप्शन क्यों नहीं है, ठीक है। मतलब ऑप्शन Q और S को भी हमने देखा ना कि क्या ये स्टेटमेंट सही है फिर गलत है, इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमने बात करी जो ऑप्शन Q है वो क्या कह रहा है बच्चा, वो कह रहा है एवरेज मास ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यूज 110 डाल्टन, ठीक है। अभी एवरेज मास हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि जो भी सारे अमीनो एसिड्स हैं वो सब डिफर है, ठीक है। तो सारे अमीनो एसिड बिकॉज डिस्टिंक्टिव साइड चेन की वजह से डिफर कर रहे हैं। और हम स्पेसिफिकली बात करें स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की, यानी 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो है, हमने क्या किया, सबका मॉलिक्यूलर वेट लिया और एवरेज निकाल दिया, ठीक है। तो वो एवरेज क्या आएगा, वो एवरेज आएगा 128 डाल्टन, ठीक है। वो एवरेज आएगा 128 डाल्टन। अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट पे फोकस करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि एवरेज मास ऑफ एन अमीनो एसिड इज 110 डाल्टन, उन्होंने कहा अमीनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है। अभी रेसिड्यू टर्म क्यों यूज़ किया उस चीज़ को हम देखते हैं, फिर मैं ये ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब भी हम बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना है, तो एक्चुअली वो अमीनो एसिड से मिलकर नहीं बना। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे
एक ये अमाइनो एसिड है, कंप्लीट अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो, इसकी साइड चेन, ये इसका अमाइनो ग्रुप, अल्फा अमाइनो ग्रुप, ये इसमें हाइड्रोजन लगा है, इसमें अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है, ठीक है, ये इनकी साइड चेन। ऐसे ये दूसरा वाला अमाइनो एसिड हो गया नंबर 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ये अमाइनो एसिड होता है। अब क्या होगा, जब ये प्रोटीन फॉर्म करेंगे तो प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पर क्या बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अभी इस पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए क्या होगा, जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो वाटर का रिमूवल होगा। अब जब इसमें से वाटर का रिमूवल हो गया बच्चा, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ जिसमें 2 अमाइनो मैं कह रहा हूँ कि इस स्ट्रक्चर में 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, नहीं, इस स्ट्रक्चर में 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं है। इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, 2 अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज प्रेजेंट है, कंप्लीट अमाइनो एसिड थोड़ी प्रेजेंट है, बिकॉज H2 तो रिमूव कर दिया गया। H2 कैसे रिमूव हुआ, कि कार्बोक्सिल ग्रुप में जो OH प्रेजेंट था वो रिमूव हुआ और अमाइनो ग्रुप में हाइड्रोजन रिमूव हुआ उनका, ठीक है। तब जाकर कंप्लीट डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गया है। तो हम ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, मतलब प्रोटीन्स में आपको अमाइनो एसिड्स में मिलकर क्या मिल रहा है, अमाइनो एसिड रेसिड्यूज मिल रहा है, ठीक है। अब यहीं से हमारा आंसर बनता है, कैसे, कि हमने कहा अगर एवरेज मास पूछा होता अमाइनो एसिड का तो क्या होता, वो 128 डाल्टन होता, ठीक है। जब हमने निकाल लिया सारा डाटा रख के, अब क्या होगा, हम कह रहे हैं कि अमाइनो एसिड रेसिड्यू, तो अगर रेसिड्यू ले रहे हैं तो रेसिड्यू में हमें वाटर का रिमूवल करना है, वाटर का रिमूवल करना है तो हम क्या करेंगे, -18 कर देंगे जो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। -18 करने पर हमारा क्या आएगा, 110 डाल्टन, क्योंकि हमने कहा वाटर को हमें रिमूव करना पड़ेगा अमाइनो एसिड रेसिड्यू के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 110 डाल्टन आ गया हमारा। तो क्यू स्टेटमेंट भी सही है। तो ध्यान रखना, अगर रेसिड्यू वर्ड यूज़ किया गया तो 110 डाल्टन होगा, अगर अमाइनो एसिड यूज़ किया गया है खाली, ठीक है, तो कितना होगा, 120 डाल्टन। अब लास्ट हमारा जो आता है वो है प्रोलीन हैज़ अ सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। अब इस चीज़ को स्टडी करते हैं प्रोलीन के बारे में, ठीक है। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर तो देख लिया अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। अब ये जो हमने क्या यहाँ पे क्या कही कि सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, अब इस प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप को समझते हैं, ठीक है। हमने कहा ये हमारा अल्फा कार्बन है, इससे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, इससे हमारा हाइड्रोजन हो गया, डिस्टिंक्टिव साइड चेन होगी, और यहाँ पर हम जो अटैच कर रहे हैं वो हमने क्या अटैच किया, हमने NH2 अटैच किया है ना। अब ये NH3 पॉजिटिव हो सकता है, हम टाइट्रेशन में देखेंगे भी थोड़ी देर बाद, ठीक है। क्योंकि कभी भी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना कायदे में ये स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है, कैसे, क्योंकि ये एक अनचार्ज स्ट्रक्चर है, बट ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि अमाइनो एसिड किसी ना किसी, हम बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, किसी ना किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, कोई ना कोई pH प्रेजेंट होगा, और pH क्या करता है, pH जो है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में चेंज लाता है, ठीक है, वही टाइट्रेशन कहलाती है। तो यानी ये कुछ ना कुछ क्या कर लेंगे, कुछ ना कुछ चार्ज एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे क्या पॉसिबल कॉन्फर्मेशन हो सकती है, क्या पॉसिबल चार्ज आ सकता है इनके ऊपर, ठीक है, टाइट्रेशन के अंदर। लेकिन ये कंप्लीटली अनचार्ज नहीं होंगे, नेट चार्ज 0 हो सकता है, भले ही कि कल को ये ऐसे हो जाए और जो हमारा जो हमारा हाइड्रोजन है, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है वो ऐसे हो जाए, तो अब नेट चार्ज 0 हो गया इस पर, ठीक है। लेकिन अनचार्ज कभी नहीं होगा, क्लियर। तो NH2 देखिए, अब NH3 पॉजिटिव देखिए, या फिर COH की जगह हमने CO नेगेटिव Q यूज़ किया, ठीक है। वो एक ही बात है, बस वो pH पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्या pH है उस बेसिस पे, क्लियर। तो NH2 जो प्रेजेंट होता है, या तो अगर NH2 प्रेजेंट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल NH2 ले रहा हूँ, ठीक है, ईजी समझाने के लिए। तो जब ये NH2 प्रेजेंट होता है, ठीक है, या फिर जब NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, क्लियर, जब ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करा, आप इतना समझ लो इस अल्फा कार्बन के साथ, ठीक है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी अमाइनो ग्रुप, जो कि आपको लगभग सब अमाइनो एसिड्स में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट प्रोलीन। क्यों, प्रोलीन के अंदर ऐसा क्या है, प्रोलीन के अंदर आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, कैसे, उसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर देखना होगा, ठीक है। प्रोलीन के अंदर क्या होता है, प्रोलीन में ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसकी साइड चेन में क्या प्रेजेंट होते हैं 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ये अटैच होता है किसी अमाइनो ग्रुप से। तो अब क्या हुआ, अब सिर्फ अब ये क्या बन गया, ये NH रह गया खाली, ठीक है। कल कोई प्रोटॉन ले सकता है, ऑब्वियसली वजह से NH3 पॉजिटिव हुआ था या NH2 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, बट हम यहाँ पे भी उसी को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि अब तब भी क्या रहेगा, तभी भी ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये NH3 पॉजिटिव हो सकता है, तो तब भी क्या है अभी ये तब भी प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है। ऐसे ये प्रोटॉन लेने के बाद ये NH2 पॉजिटिव हो सकता है, बट अभी भी क्या है, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है, बस इसने प्रोटॉन को ले लिया, ठीक है। तो ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया। तो अब देखो ये जो प्रोलीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर से अलग है। यहाँ पर सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप की, प्राइमरी अमाइनो ग्रुप की जगह ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है NH, ठीक है।
वो साइड चेंजेस से इसकी बॉन्डिंग हो रही है। तो अब हम प्रोलीन को क्या कह रहे हैं, हम प्रोलीन में बिकॉज सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है तो हम प्रोलीन को क्या क्या कह रहे हैं बच्चा, हम प्रोलीन को सेकेंडरी अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं या फिर इम्यूनो एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड की जगह इम्यूनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड भी, ठीक है, बट इसे सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होने की वजह से इम्यूनो एसिड भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी सबसे पहले तो इस चीज़ को आप सिंप्लीफाई किया करो ताकि गलत ना हो। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या समझना होगा, इसके लिए आपको समझना होगा टेट्रेशन को। ठीक है, तो टेट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। टेट्रेशन जो हम कह रहे थे इतनी देर से, तो टेट्रेशन क्या है, टेट्रेशन एक अमाइनो एसिड का जो हमने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आप कोई भी चार्ज अभी लेके मैं चलो NH2 प्रेजेंट है, COH प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन और एक डिस्टिंक्टिव साइड चेन। साइड चेन में भी हम कुछ ऐड नहीं करेंगे वरना चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, टेट्रेशन में हम सिंपल लेके चलेंगे। क्लियर। तो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो अगर pH में चेंज लाने पे, अगर pH में चेंज लाने पे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो वो क्या कहलाएगी, वो टेट्रेशन कहलाएगी अमीनो एसिड्स की। ठीक है, सिंपल सा बात, इफेक्ट ऑफ pH ऑन अमीनो एसिड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या क्या इफेक्ट होता है उसकी हम बात कर लेते हैं बच्चा। अब मेरे पास 3 केस ले सकते हैं, 3 सिनेरियो में ले रहे हैं। ठीक है, या तो pH बहुत कम होगी, या pH बहुत ज़्यादा होगी, या फिर इंटरमीडिएट pH होगी, जो यूजुअली हम फिजियोलॉजिकल pH ले लेते हैं 7.4। ठीक है, तो लो pH में यानी हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ज़्यादा है, हाई pH यानी हाइड्रोजन कंसनट्रेशन कम है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन सो है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है अमीनो एसिड पर, कि अब क्या होगा कि जब pH बहुत ज़्यादा कम होगी यानी हाइड्रोजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो जब हाइड्रोजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो इस कार्बोक्सिल ग्रुप ने भी हाइड्रोजन उठा लिया। ठीक है, तो ये COH हो गया। ठीक है, मतलब जो जितना हाइड्रोजन नहीं उठा सकता था इसने उठा लिया। जो NH2 ग्रुप था अमीनो ग्रुप, उसने भी अपना प्रोटॉन उठा लिया, नहीं हाइड्रोजन उठा लिया ना उससे। ठीक है, तो NH2 से NH3 पॉजिटिव हो गया। क्लियर। तो इस पर जो नेट चार्ज आया वो नेट चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, +1 का चार्ज आया। ठीक है, तो यानी लो pH पे ध्यान रखने सारी बातें, लो pH पे यानी हाईली हाइड्रोजन कंसंट्रेशन पे नेट चार्ज क्या देखने को मिलेगा आपको, पॉजिटिव यूजुअली। ठीक है, अब कितनी लो pH है उस पर भी फर्क पड़ता है, बिकॉज साइड चेन भी पार्ट लेती है और अमीनो एसिड्स की। ठीक है, जिसके अंदर साइड चेन में भी आपको ऐसे एसिडिक या फिर बेसिक ग्रुप्स मिल जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे हम सिर्फ इन जो 2 प्राइमरी डोनर्स हैं, प्राइमरी कार्बोक्सिल ग्रुप एंड प्राइमरी अमीनो ग्रुप, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं ताकि टाइट्रेशन ईजी रहे थोड़ा। ठीक है, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे साइड ग्रुप्स का कैसे फ़र्क पड़ता है। फिर हमने बात करी अगर हाई pH होगा, अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट pH आया, यानी थोड़े हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो गई। कम होने पे क्या हुआ, COH को शर्म आ गई कार्बोक्सिल ग्रुप को और उसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये CO नेगेटिव हो गया, बट ये अमीनो ग्रुप अभी भी बेशर्म है, इसने कोई डोनेशन नहीं किया। तो इस स्टेज पर जो नेट चार्ज आया वो क्या है बच्चा, ध्यान से देखना, नेट चार्ज पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो 0 आ गया नेट चार्ज। ठीक है, चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव भी प्रेजेंट है अमीनो ग्रुप पर, नेगेटिव है कार्बोक्सिल ग्रुप पर, तो नेट चार्ज 0 आ गया। तो ये क्या फॉर्म हो गया, एक ज्यूटर आयन फॉर्म हो गया जिसपे 2 चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, ज्यूटर आयन। और जिस pH पे ज्यूटर आयन फॉर्म होता है उस pH को हम क्या कहते हैं, PI, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, जिस pH पे द pH एट विच मॉलिक्यूल हैज नेट 0 चार्ज, जिस पे भी चार्ज मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा उस पे उसकी जो pH होगी वो pH क्या कहला जाएगी, वो PI कहला जाएगी, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और इस pH पे जो अमीनो एसिड होता है वो लीस्ट सॉल्यूबल होता है। ठीक है, अब क्या होगा, pH और ज़्यादा कम हो गया, सॉरी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और ज़्यादा कम हो गया। कम होने पे अब इसने तो दे ही रखा था तो ये तो दे नहीं सकता। ठीक है, अब जो एक और एनाइजेबल ग्रुप बचता है वो कौन बचता है, ये अमोनिया। ठीक है, इसने जो NH3+ था अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो अभी क्या हो गया NH2। तो अब नेट चार्ज क्या आया, नेट चार्ज आया -1। तो हाई pH पे आपको +1 मिलेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट pH पे या फिर फिजियोलॉजिकल pH पे आपको लगभग नेट चार्ज 0 मिलेगा, तो ज्यूटर आयन फॉर्म हो रहा है, और ऐसी pH को हम PI कह रहे हैं। ठीक है, और जो जब हाई pH हो जाएगा यानी लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, तब -1 चार्ज आ जाएगा नेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इस कहानी से कितने पॉइंट्स सॉल्व हुए उसके। तो हमने कहा द PI इज़ द pH वैल्यू एट विच अ प्रोटीन हैज़ ओवरऑल चार्ज ऑफ +1। जबकि हमें पता है
कि पी वो पीएच वैल्यू है जिस पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तब तो जीरो ट्रायन फॉर्म होगा। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हमारा ऑलरेडी मिल गया हमें, ए आंसर है इसका, ठीक, क्योंकि इसने कहा इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। बट हमें और को भी देखना है। दूसरा क्या कह रहा है कि पीएच वैल्यू जब पीआई के इक्वल होगी, ठीक है, ऐसी जब मतलब जब पीआई है, जब ज़्यूट्रायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो जो अमीनो एसिड है, फिर मतलब वो जो प्रोटीन है जिससे अमीनो एसिड्स मिलकर बने हैं, उस पर वो जो है अगर उन्हें एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज पीआई पे ऐसे इलेक्ट्रिक पॉइंट पे नेट चार्ज जीरो होगा, और कौन सा पार्टिकल मूव करेगा, जो चार्ज होगा, लेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूँगा, अगर मैं बच्चा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूँगा तो वो किस तरफ मूव करेगा, इस नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव रखूँ तो कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अगर जीरो का तो कहीं भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। और जीरो किस में होता है, किस पीएच पे, जो जिस पे ज़्यूट्रायन फॉर्म होता है, जिस पर नेट चार्ज जीरो होता है, यानी पीआई पे। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एसिडिक प्रोटीन की और एक बेसिक प्रोटीन की, ठीक है। अब तक हमने साइड ग्रुप को कंसिडर नहीं किया था, हम उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि एक एसिडिक प्रोटीन में, क्योंकि अब तक बच्चा हमने क्या बात कही कि एक की पीआई वैल्यू यूजुअली कब फॉर्म होती है, फिजियोलॉजिकल पीएच पे, जब हम जो है साइड ग्रुप्स को कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है। जब साइड ग्रुप हमारे आयनाइजेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल एलानिन के अंदर अगर मैं यहाँ पे साइड ग्रुप देखूँ तो CH3 लगा दिया हमने एलानिन में, ठीक है। अगर यहाँ पे भी CH3 हो तो ये कोई डोनेट नहीं करेगा प्रोटॉन्स का, ठीक है। जब डोनेट नहीं करेगा तो ये पार्टिसिपेट नहीं करा, तो ये इसके अंदर सिर्फ दो आयनाइजेबल ग्रुप है जो हमने स्टडी कर लिए, प्राइमरी जो कार्बोक्सिल ग्रुप और प्राइमरी अमीनो ग्रुप, ठीक है, यही रहेंगे इसके अंदर इस स्ट्रक्चर में। लेकिन अब कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिन हम कहते हैं पोलर अमीनो एसिड्स, या फिर अमीनो एसिड्स विद पोलर साइड चेन, ठीक है, जिसके अंदर पोलर साइड चेन है, जो जिसके अंदर आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो मतलब जब आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा COH ग्रुप प्रेजेंट है, फिर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब साइड चेन के अंदर तो वे भी टाइट्रेशन में, यानी वे भी प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन में पार्ट लेंगे, ठीक बच्चा। तो उस चीज़ को देखते हैं कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि चलो भैया मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ पोलर अमीनो एसिड्स की, तो पोलर अमीनो एसिड्स में बच्चा आपको मिल जाएंगे चार्ज्ड मिल जाएंगे अमीनो एसिड्स और अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, ठीक है। चार्ज के अंदर आपको मिल जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज यानी बेसिक, और नेगेटिवली चार्ज यानी एसिडिक, ठीक है। तो बेसिक की हम बात कर लेते हैं। बेसिक में आपको मिल जाएगा HRK। HRK क्या है, हिस्टिडीन आर्जिनिन लाइसिन, और इसमें आपको मिल जाएगा नेगेटिव में यानी जो एसिडिक है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ये है बेसिक। इसमें आपको मिल जाएगा एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, ठीक बच्चा। ये आपको ये जो है ये इन अमीनो एसिड्स की साइड चेन में, औरों के लिए तो वही सेम टाइट्रेशन होगी, ठीक है। इन अमीनो एसिड्स के अंदर स्पेशल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, यानी आयनाइजेबल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तभी ये चार्ज साइड चेन के अंदर आए, ठीक है। पोलर में भी चार्ज के अंदर आई, बिकॉज इन ये प्रोटॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट इन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एसिडिक का लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, एक ले लेते हैं हम बेसिक का, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखते हैं हम, देखो एसिडिक का हमने लिया, लेट मैं एग्जांपल लेता हूँ एसिडिक का, ठीक है। तो मेरे पास एक अमीनो एसिड है, लेट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से, एक अमीनो एसिड, ठीक है। एक उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी कार्बोक्सिल ग्रुप होगा जो डोनेट करेगा, एक क्या होगा, प्राइमरी अमीनो ग्रुप होगा। तो सब अमीनो एसिड्स में मिलेगा आपको, ठीक है। प्रोटोनेटेड फॉर्म में बनाते हैं बिकॉज डोनेट करने की बात आएगी, क्लियर। और एक साइड चेन होगी, साइड चेन के अंदर आपको अगर एसिडिक मैं कहूँ, एसिडिक जो है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा साइड चेन के अंदर। तो मैं कह सकता हूँ कि साइड चेन में आपका क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे हम एस्पार्टेट की बात करें, जिसे मैं D से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, सिंगल कोड D से। तो इसमें क्या होगा, हम इनकी पीके वैल्यूज़ देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चा, पीके वैल्यूज़। तो पीके वैल्यूज़ क्या है, ये पीके वैल्यूज़ कि ये कब प्रोटोन डोनेट करें, कब ड्रिप किस पीएच पर ये डीप्रोटोनेटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसकी लगभग आएगी 1.8, इसकी लगभग आएगी 9.6, ठीक है। लगभग ये सब में कॉमन रहेगी लगभग, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लगभग ये सब में कॉमन रहेगी बिकॉज ये ग्रुप एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है अमीनो एसिड की। अब साइड चेन वेरी करती है, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या कहा था हमने, कार्बोक्सिल ग्रुप शर्मीला है, कार्बोक्सिल ग्रुप को शर्म आ जाएगी, वो जब प्रोटोन एनवायरनमेंट में कम होंगे तो वहाँ पर डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यानी कम पीएच पर प्रोटोन डोनेट कौन जल्दी कर देगा, कार्बोक्सिल ग्रुप।
जबकि अमाइनो ग्रुप बेशरम है, वो देर में जाके करता है हाई पीएच पे, तभी इनकी पीके वैल्यूज़ आपको अमीनो ग्रुप की ज़्यादा मिल रही है और इस कार्बोक्सिल ग्रुप की कम मिल रही है। ठीक है, ये वो पीएच है जिस पे ये प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, जब भी हमने टाइट्रेशन में देखा। ठीक है, तो इसकी क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 3.6। ठीक है, सारा डाटा है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकाला, अब हम पीआई निकालना है। ठीक है, पीआई, क्योंकि अब यहाँ पर पीआई 7.4 तो होगा नहीं। ठीक है, बिकॉज साइड चेन भी क्या है, साइड चेन में अनआइसोलेबल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम पीआई कैसे निकालते हैं बच्चा, पीआई हम क्या करेंगे, 3 हमारे पास अवेलेबल है, तो हम जो सबसे सिमिलर है, जो सबसे क्लोज हैं, कौन से क्लोज है सबसे, ये वाले। ठीक है, इनका क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, और एवरेज लेके क्या आएगा बच्चा, इनका एवरेज लेके आया इनका 2.7। तो जो पीआई हुई, पीआई क्या होगी बच्चा, पीआई लेस देन 7 होगी। ठीक है, क्लियर। अब इसी जगह अगर हम बात करेंगे हिस्टिडीन की, अगर इसी जगह हम बात करें हिस्टिडीन की, तो हिस्टिडीन में क्या होगा, हिस्टिडीन के अंदर अगर हम देखें, हिस्टिडीन है हमारा। ठीक है, तो पी के वैल्यूज इन प्राइमरी और प्राइमरी ग्रुप्स की सेम रखते हैं। हिस्टिडीन एक बेसिक साइड चेन वाला बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी साइड चेन के अंदर, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर आपको एमिनो ग्रुप मिलेगा एक और। ठीक है, एमिनो ग्रुप की क्या होगी, पी के वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, क्यों, बिकॉज अब ऑब्वियसली बात है सिर्फ यही प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो मैं आपको स्ट्रक्चर भी शो करता हूँ इस चीज़ का। ये जो हमने देखा कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, जिनके अंदर मतलब ये बेसिक साइड चेन प्रेजेंट है इनके अंदर, तो इन सब में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो, ठीक है, किसके अंदर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है, क्लियर। अब ये डिपेंड, ये इसलिए ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इनकी, बिकॉज सिर्फ अमीनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और भी चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे लाइसिन में ब्यूटाइल अमोनियम आयन है, इसके अंदर हिस्टिडीन में इमेटाजोल रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, इस वजह से थोड़े से वैल्यूज जो डिफर करेंगी, क्लियर। मेन बात क्या है, इसके अंदर अमीनो ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तो हम इतना पता है कि अमीनो ग्रुप जिद्दी है, तो वो ज़्यादा देर में प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो पी के वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये PK1, PK2 और ये PKR। ठीक है, इसमें अब हम एवरेज लेंगे, एवरेज किसका लेंगे हम, एवरेज लेंगे इस बार हम इन दोनों का, क्योंकि ये वैल्यूज ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, और दोनों के पास बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इनका हम लेते हैं। तो 9.6 और प्लस 6, लो इसे डबल कर देते हैं, 9.6 प्लस 6। ठीक है, एवरेज लिया, इसका हमारे पास क्या आ गया, 15.6/2 लगभग 7.8। ठीक है, तो पी आई वैल्यू किस यहाँ पर ज़्यादा है, किससे, 7 से। तो एक आपको बेसिक के अंदर आपको क्या मिलेगा, बेसिक के अंदर आपको पी आई वैल्यू 7 से ज़्यादा मिलेगी, जबकि एसिडिक के अंदर पी आई वैल्यू जो है आपको 7 से कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, एक तो हमने मैथमेटिकल भी देख लिया और हमें अब समझ भी आ गया कि क्योंकि एसिडिक के अंदर आपको क्या मिलेगा, एसिडिक के अंदर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप एक एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, जबकि बेसिक के अंदर आपको अमाइनो ग्रुप, जैसे इसके अंदर दिया है, अमाइनो ग्रुप ज़्यादा मिलेगा। और अमाइनो ग्रुप देर में पीएच, जो देर लेट मतलब जब पीएच ज़्यादा होते हैं तब जाके प्रोटॉन को डोनेट करता है, जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप जल्दी कर देता है। ठीक है, तो जब एक तो हमारा अमीनो एसिड है जिसके अंदर हम एवरेज 2 छोटी वैल्यूज़ का ले रहे हैं, जिसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एक हमारे पास अमीनो एसिड है जिनमें हम एवरेज जो ले रहे हैं पी के वैल्यू का 2 बड़ी वैल्यूज़ का ले रहे हैं, बिकॉज उनमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर जो पी आई वैल्यू है, ठीक है, वो बड़ी आएगी 7 से बेसिक्स के अंदर। ठीक है, जबकि एसिडिक के अंदर पी आई वैल्यू छोटी आएगी, क्लियर। तो अगर हम देखें, एन एसिडिक प्रोटीन विल हैव पी आई लेस देन 7, बेसिक के अंदर पी आई विल बी ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। आंसर हमारे इसमें क्या था, ए आंसर था हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 की, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वही वाली बात पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने कहा नॉट ट्रू यानी इनकरेक्ट है। ठीक है, हमने कहा इनकरेक्ट है। ठीक है, देख लेते हैं। ओनली 22 अमीनो एसिड्स आर यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, फिर पहले सी वाली देखते हैं। अमीनो एसिड्स हैव एन टर्मिनस, सी टर्मिनस, आर ग्रुप, ये भी हम देख चुके हैं। एन टर्मिनस यानी जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है एन टर्मिनस फॉर्म करेगा प्रोटीन का। सी टर्मिनस जो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, बाकी साइड चेन प्रेजेंट होती है, तो ये भी सही चीज़ है इसके अंदर। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, दे आर मोर देन 300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन दिस सेल। ठीक है, तो हमें पता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, कई सारे हो सकते हैं। 22 सिर्फ कौन से हैं, जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, जो प्रोटीनोजेनिक है, ट्रांसलेशन के टाइम पर बनते हैं, जिन्हें जेनेटिक कोड स्पेसिफाई करता है।
ठीक है बच्चा। अब हमारा सिर्फ एक चीज़ हमें इसमें समझ नहीं आ रही, वो है ये वाली, ठीक है। अब हमें पता है कि ए बी मतलब ए सी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो वो आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर बी है, ठीक है। बट हमें समझना होगा क्या कह रहा है ये। ऑल अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। अच्छा, अब जब इसने बात की स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म्स की, तो आप इसमें बात देखो, स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट उनका स्पेशल अरेंजमेंट जो है, ठीक है, उनका अरेंजमेंट डिफर कर रहा है, ठीक है, किस तरीके से वो अरेंज्ड है। जो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यहाँ से आपका आंसर बनेगा। जो स्टीरियोआइसोमर्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब ऑप्टिकली एक्टिव कैसे हैं? बिकॉज उनके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है। अब कायरल सेंटर क्या होगा? अब लेट मेरा एक कार्बन है, उस कार्बन से अगर 4 के 4 ग्रुप जो अटैच्ड हैं, बिकॉज इसकी वैलेंसी 4 है, 4 ग्रुप अटैच हो सकते हैं। अगर वे 4 के 4 सिमिलर हैं, सॉरी, अगर वे 4 के 4 डिफर करते हैं एक दूसरे से, तो मेरा जो कंपाउंड है वो क्या होगा? वो होगा कायरल कंपाउंड, ठीक है, जैसे ये वाला एलेनिन के केस के अंदर, ठीक है। एलेनिन के अंदर को सारे स्ट्रक्चर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अल्फा कार्बन से अटैच है वो सब के सब डिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कायरल अमीनो एसिड हुआ। जबकि ग्लाइसिन जो होता है वो एक लौता एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर जो साइड चेन होती है उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, तो अभी एक कायरल अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक, क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो हमें आंसर पता चल गया हमारा, ठीक है। ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, वो हमारा इनकरेक्ट है। तो आंसर ये हुआ। अगर इसकी जगह हम लिख देते ऑल अमाइनो एसिड एग्जिस्ट, ऑल अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तब क्या सही होता हमारा? सॉरी, आर ऑप्टिकली एक्टिव। हम अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव लिख दें कि ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन शो आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, तो तब हमारी स्टेटमेंट सही होती क्योंकि हमने ग्लाइसिन का एक्सेप्शन लगा दिया, ठीक है। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये हमारा डिस्कस हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें साफ साफ लिखा है अबाउट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो एस्पार्ट पीआई, अब देखो हमने इतना तो पता लगा लिया टाइट्रेशन से कि एसिडिक जो होते हैं जैसे एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, इनकी पीआई वैल्यू लेस देन 7 होगी, ठीक है। जबकि बेसिक जैसे अर्जिनिन हो गया, एसिडिन, लाइसिन, उसमें जो पीआई वैल्यू होगी वो मोर देन 7 होगी। लेकिन वो कितनी होगी स्पेसिफिकली वो आपको याद करना पड़ेगा। चार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बुक्स के अंदर, ठीक है, अब लेरेंजर में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ आपको स्पेसिफिकली याद करनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होती हैं, और सबकी वैल्यूज़ भी होती हैं तो वो भी आपको याद करनी है। यहाँ पर हम सिर्फ उनकी मेंशन करेंगे जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो पीआई वैल्यू एस्पार्टेट की मिनिमम होती है, ठीक है, 2.7। हमें पता है कि कम होएगी बिकॉज एसिडिक है, ठीक है, बट कितनी होगी वो, और क्या ये मिनिमम है? क्या ग्लूटामेट की इससे कम है? तो नहीं, ग्लूटामेट की इससे कम नहीं है, तो हमें डाटा से पता चलेगा, ठीक है, सॉरी। तो 2.7 होगी एस्पार्टेट की पीआई वैल्यू। आर्जिनिन की पीआई वैल्यू मैक्सिमम होगी 10.7। ये सब याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट बात क्या कह रहा है ये, तो हमें पता है कि जो ये ऑप्शन वेट ये वाला था ना हमारा, हाँ, तो जो ए एंड बी है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? पीके वैल्यू ऑफ साइड चेन इज मैक्सिमम फॉर एस्पार्टेट। देखो अब ये बिल्कुल उल्टी बात कर रहा है। अब अगर एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट में हमने क्या कहा, ठीक है, कि पीआई वैल्यू एस्पार्टेट की छोटी होगी, लेस देन 7 होगी, ठीक है। वो पीआई वैल्यू कैसे आई? जब हमने अभी स्टडी किया, हमने जो साइड चेन प्रेजेंट है और जो हमारे प्राइमरी ग्रुप्स प्रेजेंट है उनकी एवरेज लिया पीके वैल्यूज़ का, ठीक है। अब एस्पार्टेट में अगर हम बात करें साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, है ना, और कार्बोक्सिल ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है, शर्मिला ग्रुप है, तो ये प्रोटॉन को डोनेट कर देगा जब पीएच बहुत कम होगी, जल्दी से प्रोटॉन को डोनेट कर देगा ये, ठीक है। तो इसकी पीके वैल्यू जो होगी वो पीके आर जो हम कहेंगे क्योंकि साइड चेन की है, तो क्या होगी? वो कम होगी, मैक्सिमम थोड़ी होगी, वो कम होगी। मैक्सिमम किसकी होगी? अर्जिनिन की होगी मैक्सिमम, है ना। तो ये बिल्कुल ये अपोजिट बोल रहा है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है पीके वैल्यूज तो यूज़ करके हम पीआई निकालते हैं। जब पीआई इसकी मिनिमम है, ठीक है, तो पीके इसकी मैक्सिमम कैसे हो सकती है, ठीक है।
बिकॉज COH ग्रुप प्रेजेंट है। तो सी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, आंसर भी यही है। डी ऑप्शन की हम बात करें, साइड चेन ऑफ आइसोल्यूसिन हैज मैक्सिमम हाइड्रोपैथी वैल्यू। अब आपको समझना होगा हाइड्रोपैथी वैल्यू होती क्या है, ठीक है। तो जैसे ये पी और पी की वैल्यूज़ का चार्ट होता है, ऐसे एक हाइड्रोपैथी इंडेक्स होता है, ठीक है। हाइड्रोपैथी इंडेक्स क्या कह रहा है, हाइड्रोपैथी इंडेक्स कह रहा है कि अगर एक मतलब ये जो साइड चेन प्रेजेंट होती है, डिस्टिंक्ट साइड चेन हर एक अमीनो एसिड की अलग अलग होगी, वो उस अमीनो एसिड को कितना हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग बनाती है या फिर कितना हाइड्रोफोबिक बनाती है, ये चीज़ बताता है कौन, हाइड्रोपैथी इंडेक्स, ठीक है। कैसे बताता है ये, कि जितनी ज़्यादा इस नंबर की जो एक नंबर प्रोवाइड कर रहा है इंडेक्स के अंदर, ठीक है, जो जितना नंबर ये बड़ा होगा उतना ही अमीनो एसिड ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा यानी पानी से डरेगा, ठीक है। और जितनी इसकी वैल्यू कम होगी वो उतना ही पानी से लविंग होगा, ठीक है। तो मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, आइसोल्यूसिन एंड वैलिन, इनकी वैल्यूज भी याद रखना 4.5 एंड 4.2। और मोस्ट हाइड्रोफिलिक होने के लिए वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव में पहुंच गई, आर्जिनिन -4.5, लाइसिन -3.9। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या कह रहा है, बिकॉज अब मेरे पास ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अभी अमीनो एसिड तो ये एक मतलब एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन है बहुत सारी इसके अंदर प्रेजेंट। तो कुछ सरफेस पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स पोलर होते हैं। ये फिर वो कहूँ कि प्रोटीन्स जो है ऐसे अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं जो पोलर है, ठीक है। जब क्यों, बिकॉज बाहर यूजुअली पोलर एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, कहीं प्रेजेंट है, ये पोलर एनवायरनमेंट को फेस करेंगे, ठीक है। जबकि अंदर की साइड में ऐसे प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स, ऐसे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे जो नॉन पोलर है, ठीक है, ताकि स्टेबल बना रहे स्ट्रक्चर, क्लियर। तो ये बात यहाँ पर लिखी है कि हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आपको प्रोटीन्स की सरफेस पर मिलेंगे और हाइड्रोफोबिक इंटरनल में मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो हमारा ये भी हमारा डिस्कस हो गया, क्लियर। तो इसमें हमारा आंसर क्या, आंसर सी है हमारा, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था इन्होंने। अब हम लास्ट वाले की बात करते हैं। लास्ट में हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है एलेनिन के रिगार्डिंग कौन सी बात ट्रू नहीं है, यानी फिर सिंपल सी बात लिख देते हैं पहले से, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कह रहा है ए एट pH 1, यानी जब pH बहुत लो है तो ओवरऑल चार्ज क्या +1 होगा, हाँ जी, ओवरऑल चार्ज +1 होता है, ठीक है। टाइट्रेशन में हमने देख लिया, क्लियर। अभी कह रहा है एट pH 1 इट विल मूव टुवार्ड्स कैथोड, कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो कैथोड की तरफ मूव करना चाहिए। अब कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, जबकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो जब +1 चार्ज होगा उस पर ओवरऑल, तो प्लस जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वही बात ये भी सही हो गया, ठीक है। लास्ट वाले देखते हैं, इट कंटेन्स ब्रांच्ड साइड चेन, ठीक है। तो वी कैन इट कंटेन्स ब्रांच्ड साइड चेन, जबकि हमने एलेनिन का स्ट्रक्चर अभी देखा थोड़ी देर पहले ही कि उसके अंदर एलेनिन के अंदर क्या है कि साइड चेन में CH3 प्रेजेंट है, जैसे ये वाला एलेनिन का। तो क्या ये ब्रांच साइड चेन है, नहीं, ब्रांच थोड़ी है साइड चेन, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि इनकरेक्ट कौन सा, इनकरेक्ट है हमारा डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन जो है बच्चे वो इनकरेक्ट है, तो आंसर भी यही होगा। अब हमें सी ऑप्शन को भी स्टडी करना है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है कि एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल एलानीन डज नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में तो हम स्टडी नहीं करेंगे इस चीज़ को, ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है वीडियोस के अंदर, बट यहाँ पे हम समझेंगे इस बात को क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि लेट मेरे पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई PPLI, ठीक है। अभी जो लाइट आएगी, ठीक है, ये लाइट को या तो मैं जो है रोटेट कर सकता हूँ किस में, क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसमें घड़ी की दिशा मूव करती है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कैसे, रुक जाओ, लेट अगर मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक बीकर से पास करी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट, जिसके अंदर अमीनो एसिड प्रेजेंट का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड जो होंगे या तो ये रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइट को, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे। तो जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं अमीनो एसिड्स उन्हें हम कहते हैं डी अमीनो एसिड्स, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल डी से नहीं करते, बात ध्यान रखना, ठीक है, वो अलग से होता है, जो LND आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आते हैं, वो ऑप्टिकल रोटेशन में नहीं आते। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा अमीनो एसिड्स हम कहेंगे लेवो रोटेटरी, स्मॉल l से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो कैपिटल जो स्मॉल डी है यानी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्लॉकवाइज
लेबोरेटरी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक मेरे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर इक्वल अमाउंट्स ऑफ एल प्रेजेंट है, इक्वल अमाउंट ऑफ डी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब मैंने प्लेन पोलराइज लाइट इससे क्रॉस करवाई। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट मैंने क्रॉस करवाई, तो अब क्या इसमें रोटेशन होगा, कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जितनी ताकत से डी से क्लॉकवाइज खींच रहा है उतनी ताकत से एल से एंटी क्लॉकवाइज खींच रहा है, तो क्या कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे सिंपल सी बात, ये एक रस्सा है, ठीक है, एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सन प्रेजेंट है, यहाँ पर वीक पर्सन प्रेजेंट है, तो रस्सा किस साइड पुल होगा, इसकी तरफ। ठीक है, अब ये स्ट्रॉन्ग मैन अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो रस्सा किस साइड पुल होता है, इसकी तरफ। बट अगर ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग मैन प्रेजेंट हैं, ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है, तो रस्सा क्या कहीं खींचेगा, किसी डायरेक्शन में जाएगा नहीं। तो वही बात करें, जब इक्विमोलर मिक्सचर प्रेजेंट है एल का और डी का भी उस सॉल्यूशन के अंदर, तो ना लाइट जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ना वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर कही गई है। तो अब इसके अंदर जो ए बी और सी हैं वो बिल्कुल सही हैं, इनकरेक्ट कौन सा है, डी। ठीक है, तो जो हमारे 5 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबेल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।